Hello everyone, welcome you all to this online lecture series of Basic Electrical Engineering। आज वीडियो नंबर 38 बनाने जा रहे हैं सब्जेक्ट का, जो कि मॉड्यूल 2 से रिलेटेड रहेगा, एसी सर्किट जो हम ऑलरेडी चला रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेवफॉर्म्स। जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, अगर आप एक बार क्विकली रिवाइज करें, उसको समर अप करें, तो अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी होती है V = Vm sin ओमेगा t। उसको हम फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। फेजर फॉर्म मैंने आपको बताया था, इट कैन बी रिटन एज V bar = V एंगल 0, वेयर V होता है Vm/√2। ये जो V है, दिस इज द RMS वैल्यू, राइट। और इसकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी फेजर डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने कुछ इस तरह का फेजर डायग्राम बनाया था, ये हमारा फेजर होगा V bar, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ होगी आपकी, ये वाली लेंथ, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू V, मतलब जो आरएमएस वैल्यू है उसके बराबर होगी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करेगा, राइट। साथ ही साथ हमने वेवफॉर्म भी देख चुके हैं। इस तरह के कोई भी फंक्शन, कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन हमारे पास है, तो उसका वेवफॉर्म, जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनता है, वो इस तरह का बनता है। ये हमारा साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, ओमेगा टी, दिस इज V, 0, पाई, 2 पाई, दिस इज प्लस Vm, दिस इज माइनस Vm, ठीक है, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल ये देखा था कि कैसे कोई भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म को हम फेजर में कन्वर्ट करें, यानी कि ये फॉर्म से हम इस फेजर फॉर्म में कैसे जाएं। ऑल्सो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो था फेजर डिफरेंस, ठीक है। आपने अगर वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें डिटेल में। फेजर डिफरेंस हमने पढ़ लिया है कि फेजर डिफरेंस हम कैसे पता करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एंगल से, ठीक है। कितना एंगल का फेज डिफरेंस होता है, कितने उसको लैगिंग या लीडिंग कैसे बोलते हैं, किस तरह से दो या दो से ज्यादा साइनसॉइडल क्वांटिटीज की हम वेवफॉर्म बनाएं, या उनको फेजर पे कैसे रिप्रेजेंट करें, और क्या रिलेशन है फेजर और वेवफॉर्म में, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जब हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है V = Vm sin ओमेगा t, तो उसका हमने बहुत इजीली एक फेजर फॉर्म क्रिएट कर लिया। साथ ही साथ अगर आप इस फेजर फॉर्म से साइनसॉइडल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है I bar = 10 एंगल -30°। एक आपको कोई करंट दे रखा है जो फेजर फॉर्म में है, तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका साइनसॉइडल फंक्शन। क्या करेंगे आप इसको, हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट I = Im sin ओमेगा t, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई एंगल है तो हम लिखते हैं ±φ। तो इस पोलर इस फेजर फॉर्म में जो हमें जो क्वांटिटी करंट दी गई है, उसका अगर हमें साइन फंक्शन लिखना है तो क्या बनेगा, I = Im। Im क्या होता है, हमारे पास जो 10 है वो है आरएमएस वैल्यू, दिस इज IRMS, राइट। तो Im = होता है √2 × IRMS, तो 10√2 हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -30° है, तो विल राइट इट एज इट इज, तो -30°, ये हमारा बन गया साइनसॉइडल फंक्शन, राइट। अब इसका अगर आपको वेवफॉर्म भी बनाना है तो यू कैन इजीली क्रिएट इट्स वेवफॉर्म लाइक दिस। हमारे पास है -30°, तो अगर हमारे पास ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये 0 है, -30° समवेयर यहाँ होगा अगर मान के चलें, तो यहाँ पर ये 0 आएगा और यहाँ कहीं ये वापस से 0 आएगा, तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह का बन जाना चाहिए, ठीक है। और फर्दर अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस एंगल इज 30°, राइट। और ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10√2 मैक्सिमम, ये वाला, दिस इज योर आई, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं अभी तक, ये सब चीजें हम कर चुके हैं, और मैंने यहाँ पर आपको वाइस वर्सा करके भी दिखाया कि कैसे जो पोलर फॉर्म है, उस पोलर फॉर्म से आप साइनसॉइडल फंक्शन बनाएंगे, और साइनसॉइडल फंक्शन बना के कैसे आप एक साइन वेव को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास जो अभी तक की लर्निंग है वो ये है कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा है, साइन फंक्शन है या फिर फेजर फॉर्म है, उन फंक्शंस से या उस फेजर से उन दोनों को आपस में एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करें, और साथ ही साथ उन क्वांटिटीज से हम वेवफॉर्म या फिर फेजर डायग्राम कैसे प्लॉट करें। एंड ये सारी चीजें प्लॉट करने के बाद अगर मल्टीपल क्वांटिटीज है सेम फ्रीक्वेंसीज की, तो हम उसमें फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ लैगिंग या लीडिंग कैसे अचीव करें। तो ये सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर हो चुकी है, राइट। अब इसके आगे हम बढ़ें, तो इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, तो उन दो क्वांटिटीज को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करें। हमें करना है या तो एडिशन
या तो सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा साइनसोइडल फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे पॉसिबल है, क्या क्या तरीके हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के। तो सबसे पहले तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें ये हमेशा ध्यान रहे कि जो भी क्वांटिटीज हम लेंगे वो सिमिलर क्वांटिटीज हो। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी से यहाँ हमारा मतलब है कि हम वोल्टेज को वोल्टेज से ही ऐड कर सकते हैं या करंट को करंट से ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम वोल्टेज को करंट से ऐड करें या करंट को वोल्टेज से ऐड करें, राइट। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम टाइप की सेम काइंड की वो क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के काम में आएंगी। उसमें पहला मेथड है बाय पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, बाय पैरेललोग्राम मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। इन दो मेथड्स की हेल्प से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम सबसे पहले वाली मेथड जो कि पैरेललोग्राम मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, राइट। तो पैरेललोग्राम मेथड का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि हम जो भी हमारे पास साइनसोइडल क्वांटिटीज हैं उन साइनसोइडल क्वांटिटीज का हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के बाद हम उनका पैरेललोग्राम बनाते हैं एंड बाय यूजिंग दैट पैरेललोग्राम हम उन दोनों क्वांटिटीज को या जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दो करंट्स का वैल्यूज, जिसमें हमारे पास I1 है, IM1 sin ओमेगा टी। ठीक है, एक हमारे पास करंट है ये। दूसरा हमारे पास करंट है I2 इज इक्वल्स टू IM2 sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ये दो करंट्स हमने लिए हैं। अब इन दोनों करंट्स का अगर हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएं, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया सबसे कन्वीनियंट जो मेथड है वो है कि फेजर फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाए। तो फेजर फॉर्म में I1 बार हमारा क्या हो जाएगा, IM1 बाय रूट 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है। और दूसरी क्वांटिटी हमारी हो जाएगी I2 बार इज इक्वल्स टू IM2 बाय रूट 2 एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज हमारी होगी जो दोनों फेजर फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, हमें फेजर बनाना है इन दोनों क्वांटिटीज का। तो फेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्सिस है वो ये है, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। दोनों एक्सिस बनाने के बाद अब हमें क्रिएट करने हैं दोनों फेजर्स, दैट इज I1 बार एंड I2 बार। I1 बार के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो है IM बाय रूट 2 और एंगल है 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका मैग्नीट्यूड IM1 अपॉन रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया I1 बार। सिमिलरली I2 बार ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन बनानी है जिसका मैग्नीट्यूड है IM2 बाय रूट 2 और जिसका एंगल है थीटा। सो थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है मान लीजिए थीटा एंगल, और ये हो गया आपके पास I2 बार। ठीक है, ये दोनों फेजर्स आपके पास बन गए हैं और इनका जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो है ओमेगा से। नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों फेजर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि नीचे वाले फेजर के पैरेलल में होगी। डॉटेड लाइन बनाते हैं इस तरह से। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो I2 फेजर के साथ पैरेलल में होगी। ये दोनों पैरेललोग्राम, दोनों पैरेलल लाइन बन गई। जहां भी ये दोनों पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट से हमारे पास एक नया लाइन ड्रॉ होगा जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो लाइन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइन बन गया हमारा। इस लाइन को हम कहते हैं रिजल्टेंट फेजर IR। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फेजर IR, यानी कि फेजर के थ्रू अगर हम इन दोनों का सम करें, सम करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का पैरेललोग्राम बना के जहां भी ये दोनों पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 पॉइंट से आकर मैच करेगी और 0 पॉइंट से आने के बाद हमें जो भी क्वांटिटी मिलेगी वही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट फेजर होगा, राइट।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, जो ये पैरेललोग्राम बना है, इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हमें करना है सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट ओ पॉइंट। इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, इसको हम बी नाम दे देते हैं, राइट। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस आई आर का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट करना होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जोड़ देंगे और यहाँ पर इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। लेट्स कॉल इट बी पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये जो एंगल है I1 और IR का, लेट्स कॉल इट एंगल फाई, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको ये देखना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें OB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, हम बी पॉइंट ऊपर ले चुके थे, तो इस बी पॉइंट को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सी पॉइंट, ठीक है। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि OB इज इक्वल्स टू है IR स्क्वायर, तो दिस हैज टू बी OB मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस OC इज इक्वल्स टू है OA प्लस AC, OA प्लस AC का स्क्वायर, राइट। ये चीजें हमें मिल गई हैं। नाउ अगर हम इन सभी वैल्यूज को पुट करें, तो वैल्यू पुट करते हुए हम ये देखेंगे कि जो OB है हमारा IR जो कि रिजल्टेंट है, अंडर रूट ऑफ BC इक्वल्स टू क्या है ये हमें पता करना है। व्हाट इज दिस BC? तो BC को कैलकुलेट करने के लिए आप I2 फेजर का यूज करेंगे। अब देखिए जो I2 फेजर है वो यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज अवर I2 फेजर। इसी के जस्ट पैरेलल में हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की थी पैरेलल, राइट। अब अगर इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करें तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ब्लैक कलर ले लेते हैं इसके लिए। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि अगर आपको BC चाहिए तो BC कैलकुलेट करने के लिए आपको I2 का वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका वो क्या है, वो है I2 साइन थीटा, ठीक है। तो BC का वैल्यू है हमारे पास I2 साइन थीटा, दैट इज होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो I2 फेजर था उसका वैल्यू है हमारे पास I2 थीटा, इसका एंगल था। तो वर्टिकली अगर हम उसको रिजॉल्व करेंगे तो साइन कंपोनेंट आएगा, तो I2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA का वैल्यू है हमारे पास I1 प्लस AC का वैल्यू है जो I2 कंपोनेंट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज नथिंग बट I2 cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं यहाँ से सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे जो हमने I1 और I2 यूज किए हैं वो I1 I2 हमारे पास हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है I2 यानी कि RMS वैल्यू ऑफ दिस फेजर, और जो I1 है वो यहाँ से हमें मिलेगा, दिस इज अवर I1, राइट। तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 I1 I2 cos थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब I2 स्क्वायर को अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट I2 स्क्वायर कॉमन लिया हमने इस कंपोनेंट में से और इस कंपोनेंट में से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, प्लस I1 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। किसकी है ये वैल्यू? दिस इज IR, राइट, रिजल्टेंट कंपोनेंट का वैल्यू है ये, करेक्ट। ऑल्सो अगर इस पैरेललोग्राम से आप tan फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं, tan फाई इज इक्वल्स टू, फाई एंगल हमारे पास ये है, tan फाई इक्वल्स टू होगा BC अपॉन OC, BC अपॉन OC। यहाँ पर हमारे पास BC का वैल्यू कितना है? BC इज नथिंग बट इक्वल्स टू I2 साइन थीटा
अपॉन OC का वैल्यू है हमारे पास OA प्लस AC, दैट इज I1 प्लस I2 cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ यू हैव द रिजल्टेंट कंपोनेंट, यू हैव द एंगल फाई, फाई यहां से निकल आएगा इजीली, tan इनवर्स ऑफ दिस कंपोनेंट। यू कैन इजीली राइट द रिजल्टेंट इक्वेशन, आप लिख सकते हैं द रिजल्टेंट करंट I, small I R is equals to I1 plus I2 is equals to कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट कंपोनेंट I R इंटू √2, जो IR है ये RMS वैल्यू है, हम मान के चल रहे हैं सारी वैल्यूज RMS में है, तो हमने निकाला IR is equals to रूट ऑफ I2 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ I1 I2 cos थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए IR इंटू √2 साइन हमारा फंक्शन है ओमेगा टी, हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी तो फ्रीक्वेंसी इसका भी सेम रहेगा, प्लस फाई। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ से निकल कर आएगा फाई का वैल्यू, ये है tan फाई, तो यहाँ से फाई का वैल्यू निकल कर आएगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमने जो निकाली है साइनसोइडल फंक्शन, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जो हमारा होता है Im sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, जो हमारा एक स्टैंडर्ड जनरल एक्सप्रेशन है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। अगर इन दोनों को मैच करें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू IR अंडर रूट 2, और फाई का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ से उस वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ यूज करेंगे। अगर फाई का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इट विल रिमेन प्लस फाई, और अगर फाई का वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आ जाता है तो इट विल बिकम माइनस ऑफ फाई, राइट। So this is how we can calculate the resultant by using first method, that was the parallelogram method, correct। ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम पैरेललोग्राम मेथड से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट इस मेथड का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि जब आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर सिर्फ 2 क्वांटिटी का था, हमने I1 और I2 को ही सिर्फ ऐड किया है, राइट। ये है हमारा I1 और I2 जिसको हमने ऐड किया है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटीज बढ़ेंगी वैसे वैसे इस मेथड से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा और उतनी ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस मेथड को हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर हम लेके इसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट रिकमेंडेड मेथड फॉर मोर देन एडिशन फॉर मोर देन 2 क्वांटिटीज, राइट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पर सेम फंडामेंटल अप्लाई होगा। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी बिल्कुल इसी तरह से आपको काम करना होगा, ठीक है। नाउ दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड मेथड है दैट इज मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। सेकंड मेथड, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। इस केस में भी हम सेम करंट का वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास I1 था Im1 sin ओमेगा टी, और I2 हमने लिया हुआ है Im2 sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज हमने ले रखी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेजर बनाएंगे, अगेन बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने काम किया था, फेजर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, जो हम देख चुके हैं पहले भी प्रीवियस वाली मेथड में। साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, राइट। तो रिजल्टेंट भी बना देते हैं अभी। तो समवेयर यहाँ कहीं इसका रिजल्टेंट आता है IR, एंड इस एंगल को हम ले रहे हैं फाई एंगल, ठीक है। तो ये इतना हम अभी तक देख चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर मेथड में कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने का मतलब है कि हमारे पास जो I1 और I2 जो 2 फेजर्स हैं, उन दोनों फेजर्स के हमें क्या करने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें जो मैथमेटिक्स लगानी है वो मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से होगी। जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा that has to be equals to under root of x square plus y square
एंड जो एंगल निकलेगा फेज एंगल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे tan phi को, दैट विल बी इक्वल्स टू बन जाएगा आपका y अपॉन x। नाउ व्हाट इज y, व्हाट इज x? बेसिकली जो x है, x कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। ठीक है, x है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपके पास हैं उन सभी कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे। और y के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उन सभी वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट x एंड y। चलिए करते हैं इसको। तो दोनों फेजेस का एक एक करके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं I1H। I1H मतलब I1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हमारे पास होगा I1 cos 0 that is equals to I1। Similarly I1V vertical components of I1 that will be equals to होगा I1 sin 0 that is equals to 0। Similarly I2H, I2H को कैलकुलेट करेंगे तो I2H को कैलकुलेट करने के लिए हमें मिलेगा I2 cos थीटा। सिमिलरली I2V कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा I2 sin थीटा। अगेन I1 और I2 की जो वैल्यूज हैं आपको पता ही है। I1 एंड I2 आर द RMS वैल्यूज ऑफ फेजर I1 एंड फेजर I2। नाउ हमें निकालना है x एंड y। सो x इज इक्वल्स टू summation of horizontal components, that is I1 plus I2 cos theta। Y is equals to sum of vertical components, that is I2 sin theta। Now the magnitude of IR is equals to under root of x square plus y square, that is equals to square root of I1 plus I2 cos theta का whole square plus I2 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को जो हमारे पास आई है और जो प्रीवियस वाले केस में इक्वेशन आई थी, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि दोनों से जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। तो जो रिजल्टेंट यहाँ से आता है वो हमारे पास आता है, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने के बाद तो व्हाट विल द रिजल्ट इज IR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos थीटा। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू मैग्नीट्यूड की। और सेम इज फॉर tan phi जो कि है y अपॉन x, ये भी सेम आएगी I2 sin थीटा अपॉन I1 प्लस I2 cos थीटा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगेन यू कैन इजीली कैलकुलेट द instantaneous value of IR, that will be equals to under root of 2 into IR sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी वही आपको मिल जाएगी। तो ये आपको हो गया रिजल्टेंट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सेकंड वाला मेथड है, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पर आप आसानी से दो या दो से ज्यादा साइनसोइडल क्वांटिटीज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ ऑनवर्ड्स हम फर्स्ट वाली मेथड को इग्नोर करेंगे। हमको जस्ट उसको समझना था कि ये मेथड में हम किस तरह से एडिशन कर सकते हैं। हम अभी एडिशन करने के लिए सिर्फ सेकंड मेथड को अडॉप्ट करेंगे और सेकंड मेथड से ही आगे आने वाले समेशंस या सबट्रैक्शन को यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस मेथड के ऊपर, जो कि मेथड ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हम उसी से सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है E1 इज इक्वल्स टू 50 साइन ओमेगा टी, दूसरा है E2 इज इक्वल्स टू 40 साइन ओमेगा टी प्लस 60 एंड E3 इज इक्वल्स टू 60 साइन ओमेगा टी माइनस 30, 60 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन EMF के फंक्शन दे रखे हैं E1, E2, E3। हमें निकालना है रिजल्टेंट EMF। हमें कहा गया है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट EMF व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू गिव द सम ऑफ 3 EMFs। यानी कि अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 हमें कैलकुलेट करना है।
तो सम ऑफ ऑल थ्री कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तीनों का फेजर फॉर्म, क्योंकि फेजर फॉर्म से ही हमें मिलेगा उनका फेजर, जिसकी हेल्प से हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो बना लेते हैं फेजर फॉर्म। सबसे पहले E1 बार हमें चाहिए, तो E1 बार विल बी इक्वल्स टू 50/√2 एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि उसका एंगल 0 है और RMS वैल्यू होगी 50/√2। E2 बार हमको चाहिए, E2 बार विल बी इक्वल्स टू 40/√2 एंगल ऑफ 60 डिग्री। थर्ड वन इज E3 बार इज इक्वल्स टू 60/√2 एंगल ऑफ -30 डिग्री, ठीक है। ये तीनों हो गए फेजर फॉर्म में। फेजर फॉर्म बनाने से पहले आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आंसर गलत होने के बहुत चांसेस हैं। वो ये है कि जितने फंक्शंस का आप सम या सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो सारे के सारे साइन क्वांटिटीज ही हों, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों के तीनों यहाँ पे साइन क्वांटिटीज हैं, इसलिए हमने कोई भी ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कॉस होता तो सबसे पहले आप उसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करते। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द फॉर्मूलाज? सो कन्वर्जन के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, अब उनको नोट कर लीजिए। अगर आपको उन फॉर्मूलोज की कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप इनमें से जो भी सुटेबल फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सी, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे फंक्शंस आपके साइन में ही हो। बेसिकली हमें साइनसोइडल फंक्शन चाहिए और साइनसोइडल फंक्शन को हम कोसाइन को भी साइनसोइडल मानते हैं और साइन को भी साइनसोइडल मानते हैं, दोनों ही साइनसोइडल है। तो आपको जितने भी फंक्शंस दिए जाएंगे वो या तो साइन में होने चाहिए या कोसाइन में होने चाहिए। बेसिकली हम सबको साइन में होने का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको जो फंक्शन दिया जाता है वो साइन फंक्शन में ही दिया जाता है। उसमें से एक आध फंक्शन अगर कोई किसी रीजन से कोसाइन में दिया गया है तो आप उसको बैक टू साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ पर जो आपको बोला है कि आपको सारे के सारे फंक्शन को क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। उसका रीजन ये है कि आपको कन्वर्जन कम फंक्शंस का करना होगा, जबकि इसके विपरीत आप चलेंगे तो आप अगर सारे फंक्शंस को कोसाइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी आप इजीली कर सकेंगे इन फॉर्मूलेस का यूज करके, लेकिन उस केस में आपको ज्यादा फंक्शंस को कन्वर्ट करना होगा, राइट। पहली तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर साइन नेगेटिव है, मान लीजिए आपको कोई दिया होता कुछ इस तरह से -tan cos ω t, तो आपको उसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाने के बाद उसको साइन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए -cos ω t को बनाने के लिए आप लिखते हैं sin ω t -90 डिग्री, तो ये बन जाता आपका इक्वल्स टू tan sin ω t -90 डिग्री। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले अगर माइनस में नेगेटिव में आपका मैग्नीट्यूड है तो उसको पॉजिटिव बनाना है बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलेज, और दूसरी चीज अगर आपको कॉस भी दिया गया है तो उस कॉस को भी आपको साइन बनाना है। तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पहली चीज नेगेटिव में कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज सारे फंक्शन साइन में हो या तो कोसाइन में हो। ये आपके ऊपर है कि आप साइन यूज करना चाहते हैं या कोसाइन यूज करना चाहते हैं। क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन साइन में दिए जाते हैं इसलिए हम कहेंगे कि आपको सारे फंक्शंस को साइन में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज समझने के बाद हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जिसमें हमने तीनों के फेजर निकाल लिए हैं, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज थी, तीनों ही साइन क्वांटिटीज थी, तो हमें यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को फेजर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों को फेजर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। हमारे पास एक्सिस आ गई। एक्सिस बनाने के बाद हमें रिप्रेजेंट करने हैं तीनों फंक्शंस। पहले E1 बार को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। E1 बार है 50√2 एंगल 0, यानी कि 0 एंगल पर एक लाइन बनेगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा 50/√2। ये है E1 बार, और ये जो लेंथ है इस लाइन का, इसी लेंथ की हम बात करते हैं जिसकी वैल्यू है 50/√2, ठीक है। दूसरा हम कंसंट्रेट करेंगे E2 बार पे। E2 बार है 40/√2 एंगल 60 डिग्री। अब देखिए एक है 50/√2, दूसरा है 40/√2। नेचुरली जो लाइन का लेंथ हमने E1 के लिए चूज किया है उस लाइन की लेंथ से छोटा होना चाहिए E2 की लाइन का लेंथ, तभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आपको एक 60 डिग्री पर लाइन बनानी है जिसका मैग्नीट्यूड है 40/√2। तो ये हो गया E2 बार, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। और इसका जो लाइन है वो है 40/√2 का मैग्नीट्यूड। तीसरा जो लाइन बनेगा वो E3 बार का होगा। E3 बार का फेजर होगा विद मैग्नीट्यूड 60/√2,
और एंगल है -30°। -30 मतलब आपको नीचे आना होगा। नीचे बनाते हैं इसको, लेट्स से हमें यहाँ से 50/√2 मिटाना होगा, अदरवाइज ये बीच में। ओके, सो दिस इज अवर E1 बार एंड दिस इज E2 बार, दिस इज 30°। अब देखिए मैंने E3 बार का जो मैग्नीट्यूड बनाया है वो तीनों से बड़ा बनाया है। नेचुरली हमारा जो मैग्नीट्यूड है आप देखेंगे E3 का है 60/√2, तो सबसे बड़ा जो मैग्नीट्यूड होगा वो E3 का ही है। इसी वजह से हमने जो E3 का फेजर बनाया है उसकी जो लेंथ चूज की है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों फेजर्स हो गए, ये हमारी ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गई। ऑलराइट, यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फेजर बनाने में, क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है मेन जो हमारा रिजल्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है। हमें पता है हमारा जो रिजल्टेंट होता है IR, उसकी वैल्यू होती है √(x² + y²), मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, और साथ ही साथ हमें पता है जो tan phi होगा वो होगा हमारा y/x। तो हमें सबसे पहले काम करना है वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने में। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब x कैलकुलेट करने के लिए हमें अलजेब्रिक सम करना होगा सारे x एक्सिस कंपोनेंट्स का। अलजेब्रिक सम करने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। E1 के लिए, E1 बार के लिए, E2 बार के लिए, E3 बार के लिए x कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या होगा और y कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। तो E1 बार के लिए x कंपोनेंट का वैल्यू होगा सिंपल 50/√2, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही अलाइंड है। साथ ही साथ वर्टिकल एक्सिस पर उसका वैल्यू होगा 50/√2 cos 90°। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले केस। E2 बार पे आ जाते हैं। E2 बार है हमारा 60° एंगल पर, तो E2 बार के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी x कंपोनेंट में आ जाएगी 40/√2 cos ऑफ 60°। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी 40/√2 cos ऑफ 30°। ठीक है, और E3 बार के लिए बात करते हैं, तो E3 बार के लिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 60/√2 cos ऑफ 30°, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -60/√2 cos ऑफ 60°। ठीक है, तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी को ये सब इतना करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में सभी लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट द अलजेब्रिक सम ऑफ x कंपोनेंट्स। तो x कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम होगा आपके पास, तो x कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम होगा इज इक्वल्स टू 50/√2 प्लस 40/√2 cos 60° प्लस 60/√2 cos 30°। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 121.9 डिवाइडेड बाय √2। राइट, ये आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी x कंपोनेंट की। सिमिलरली y कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, y कंपोनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 50/√2 cos 90° प्लस 40/√2 cos 30° माइनस 60/√2 cos 60°। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4.6 डिवाइडेड बाय √2। ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की। फाइनली आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ER। ठीक है, फॉर्मूला है आपके पास √(x² + y²) दैट इज इक्वल्स टू √121.9 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 4.6 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2
यहाँ से 2 हो गया, √2 यहाँ से 2 हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/√2। अंदर जो बचेगा स्क्वायर रूट में, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 122। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ERMS। ठीक है, ये रिजल्टेंट का RMS वैल्यू है जो हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया। ऑल्सो tan phi is equals to y by x, so 4.6 divided by √2 upon 121.9 divided by √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, tan phi का वैल्यू मिलेगा आपको 0.0377। also you will get phi as tan inverse of 0.0377, that is equals to 2.2 डिग्री। ठीक है, ये आपको मिल गया है, तो आपको RMS वैल्यू भी मिल गया, आपको phi का वैल्यू भी मिल गया। नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन of resultant EMF is equals to, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी पास होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर यहाँ लिखें तो ये होगा EM sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ER का। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यूज से। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू होता है RMS वैल्यू इनटू √2, RMS वैल्यू है 122 अपॉन √2, सो 122 हो गया, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई, मतलब जिस साइन के साथ हमारे पास एंगल है सेम उसी साइन के साथ हम यूज करेंगे, यू विल गेट प्लस 2.2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास जो फंक्शन आया है यही वो फाइनल फंक्शन है जो हमने सम करके कैलकुलेट किया था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको करना होता है एडिशन, कितने भी क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं उन सबका एडिशन आप बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है 3 सर्किट्स इन पैरेलल टेक्स द फॉलोइंग करंट्स। 3 सर्किट्स हैं पैरेलल में लगे हैं जिसके 3 करंट्स दिए गए हैं। I1 is 20 sin 314t, I2 is 30 sin 314t minus pi by 4 and I3 is 40 cos 314t plus pi by 6। निकालना क्या क्या है? फाइंड नंबर 1 द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट करंट, नंबर 2 RMS value and frequency of the resultant, number 3 if the circuit has a resistance of 2 ohm what is the energy loss in 10 hours। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर 3 सर्किट्स पैरेलल में जुड़े हुए हों, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर 3 सर्किट्स पैरेलल में जुड़े हों, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों अगर पैरेलल में हैं, ये 3 सर्किट्स हैं और यहाँ पर लगा है एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये करंट आपको दे रखा है I1, ये करंट आपको दे रखा है I2, ये करंट आपको दे रखा है I3, तो ये आपको पूछा गया रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल है, KCL लगाना है आपको। KCL लगाने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रिजल्टेंट ऑफ 3 करंट्स दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 करंट्स, करेक्ट। तो सबसे पहले पार्ट में आपको निकालना है द रिजल्टेंट करंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ही पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो रिजल्टेंट करंट हो जाएगा, रिजल्टेंट करंट IR हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, दिस इज नॉट इन कैपिटल, दिस हैज टू बी इन स्मॉल, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि तीनों के तीनों फंक्शंस साइन में होने चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। आप देखेंगे कि जो दो फंक्शंस हैं वो तो दोनों साइन भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जो थर्ड फंक्शन है वो कॉस है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे I1 इज इक्वल्स टू 20 साइन 314t, हमारे पास है I2 30 साइन 314t माइनस पाई बाय 4, I3 हमें दे रखा है 40 cos
314t प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो 40 कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 40 साइन 314t प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, इसमें पाई बाय 2 से हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद वो बन जाएगा साइन फंक्शन, और ये हमें मिलेगा 40 साइन 314t प्लस 3 पाई बाय 2, राइट। सॉरी, इट्स नॉट 3 पाई बाय 2, इट्स 2 पाई बाय 3, उल्टा लिख दिया हमने, 2 पाई बाय 3, राइट। तो ये हमारे तीनों फंक्शंस हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों फंक्शंस को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, फेजर फॉर्म। हम लिखेंगे इन फेजर फॉर्म। I1 bar is equals to 20 upon root 2 angle of 0 degree. I2 bar is equals to 30 upon root 2 angle of minus pi by 4, and I3 bar is equals to 40 upon root 2 angle of 2 pi by 3। ध्यान रहे पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 मतलब 180 by 4 दैट इज 45 डिग्री, और 2 पाई बाय 3 मतलब 360 by 3 दैट इज 120 डिग्री, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए हम सबसे पहले एक्सिस लेंगे, ये है हमारे पास तीनों का एक्सिस, दोनों दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बनाने के बाद हमें प्लॉट करना है फेजर। फेजर प्लॉट करने के लिए हमारे पास तीन करंट्स हैं। सबसे पहले I1 को कंसंट्रेट करेंगे 0 डिग्री पे 20 रूट 2, तो ये बन गया I1 बार। I2 बार है 30 रूट बाय रूट 2 माइनस पाई बाय 4, माइनस 45 डिग्री पे I2 बार, दिस इज 45 डिग्री। I3 बार इज 40 बाय रूट 2 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, तो यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री, this is I3 bar, and the rotating frequency in anti-clockwise direction is omega, but in this case omega is equals to है 314 रेडियन पर सेकेंड। ये ध्यान रहे, अभी तक हम जितने फंक्शंस ले रहे थे सब ओमेगा ओमेगा के टर्म में थे, लेकिन इस बार आपको दे रखा है ओमेगा इक्वल्स टू 314 रेडियंस पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका हो गया। नाउ अब हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तीन करंट्स हैं, I1, I2 एंड I3। हम सबसे पहले x कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसके नीचे हम लिखेंगे y कंपोनेंट्स, ताकि एक जगह पर हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ जाए, राइट। तो हमारा x कंपोनेंट ऑफ I1 कितना होगा, x कंपोनेंट ऑफ I1 विल बी इक्वल्स टू 20 बाय अंडर रूट 2, y कंपोनेंट इसका 0 आएगा, ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद x कंपोनेंट ऑफ 30 बाय रूट 2 एंगल ऑफ माइनस पाई बाय 4, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा 30 बाय रूट 2 cos 45 डिग्री, 30 बाय रूट 2 cos 45 डिग्री, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस 30 बाय रूट 2 cos 45 डिग्री। सिमिलरली I3 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, I1 बार, I2 बार, I3 बार, I3 बार का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 40 बाय रूट 2 एंगल 2 पाई बाय 3 के लिए वो होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 40 बाय रूट 2 cos 60 डिग्री, एंड हियर वी विल राइट एज 40 बाय रूट 2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ऑलराइट, अब हमें सिंपली x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी। तो x कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा 20 बाय रूट 2 प्लस 30 बाय रूट 2 cos 45 डिग्री माइनस 40 बाय रूट 2 cos 60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 21.2 अपॉन अंडर रूट 2। सिमिलरली
y कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। y कंपोनेंट्स होंगे 0 माइनस 30/√2 cos 45 डिग्री प्लस 40/√2 cos 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 13.4 अपॉन √2। ठीक है। नाउ रिजल्टेंट, RMS वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ IR इज इक्वल्स टू √of x² plus y² that is square root of 21.2/√2 का होल स्क्वायर प्लस 13.4 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा IR, कैपिटल IR हम लिख रहे हैं क्योंकि RMS वैल्यू है, तो कैपिटल IR इज इक्वल्स टू 25.1 अपॉन √2 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद एंगल निकालेंगे, एंगल है हमारे पास tan phi इज इक्वल्स टू y/x। y हमारे पास है 13.4 डिवाइड बाय √2 अपॉन x हमारे पास है 21.2 अपॉन √2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.632 एंड phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.632 दैट वुड बिकम 32.3 डिग्री। ये आपके पास आ गया थीटा। तो आपके पास RMS वैल्यू भी है, आपके पास फाई का वैल्यू भी है। नाउ द फंक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो कि फर्स्ट पार्ट है आपका, IR इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय √2 होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 25.1 साइन ओमेगा की वैल्यू है 314 t, एंगल है प्लस का 32.3 डिग्री एम्पियर। तो ये है हमारा फाइनल फंक्शन जो कि रिजल्टेंट वैल्यू है। सेकंड में आपसे पूछा है RMS वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी। सो नंबर 2, RMS वैल्यू IR इज इक्वल्स टू, हम पहले ही निकाल चुके हैं, 25.1 डिवाइडेड बाय √2, सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 17.75 एम्पियर। ऑल्सो वी हैव फ्रीक्वेंसी f is equals to omega upon 2 pi, omega है 314 divided by 2 pi that is equals to 50 hertz। ये हो गया स्टेप नंबर 2 का आंसर। स्टेप नंबर 3 के लिए आपसे पूछा था कि अगर सर्किट में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 10 घंटे में कितना एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस क्या होता है? एनर्जी लॉस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एनर्जी, राइट। और एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो सबसे पहले हमें पावर निकालना होगा, राइट। नंबर 3 पार्ट्स के लिए पावर लॉस इन 2 ओम इज इक्वल्स टू I²R। ये ध्यान रखिएगा कि एसी सर्किट में अगर आप पावर लॉस या पावर निकाल रहे हैं तो हमेशा आप RMS वैल्यू को ही यूज करते हैं, क्योंकि RMS वैल्यू से ही हमें लॉस होता है। तो यहाँ पर I ना लिखते हुए हम लिखेंगे कैपिटल IR², क्योंकि जो 2 ओम में करंट जाएगा वो जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का RMS वैल्यू है IR कैपिटल, राइट। तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 17.75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2। अगर आप पावर से एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये होता है पावर लॉस मल्टीप्लाइड विथ टाइम, दैट इज 17.75 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू टाइम दे रखा है आपको 10 आवर्स, तो ये आपको मिलेगा 6301.25 वॉट आवर। वॉट आवर इसलिए हो गया क्योंकि आवर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, आवर से पहले हमारे पास वॉट था, ठीक है। तो वॉट में आवर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 6301.25 वॉट आवर, राइट। तो ये दूसरा एग्जांपल था जो हमने सॉल्व किया एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन में हमने एडिशन चूज किया है। सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल हम माइनस वाले उसका भी लेकर देख लेते हैं कि माइनस वाले में हमें क्या स्पेशल करना है, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा काम हमें करना होगा जो कि स्पेशल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। हमें दे रखा है E इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी E1
E2 इज इक्वल्स टू है 8 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। E3 हमारे पास है 4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 एंड E4 हमारे पास है 6 साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 4। ठीक है, ये 4 EMF आपको दे रखे हैं और आपको निकालना है E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4। ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको स्पेशली कहा गया है कि आपको यही सॉल्व करना है। तो इस केस में डिफरेंट कुछ नहीं है, आपको सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है और उस प्रोसेस के हिसाब से यू जस्ट हैव टू राइट द फेजर फॉर्म ऑफ ऑल द 4 साइनसोइडल क्वांटिटीज, क्योंकि चारों क्वांटिटीज साइन है, चारों पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट्स राइट E1 बार 10 by root 2 angle of 0 degree, E2 bar 8 by root 2 angle of pi by 3, E3 bar is equals to 4 by root 2 angle of minus pi by 6 and E4 bar is equals to 6 by root 2 angle of 3 pi by 4। ये हमारा काम हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है फेजर डायग्राम हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिंपल अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलना है और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ड्रॉ करना है फेजर। तो फेजर के लिए हमें चाहिए एक्सेस, ये हमारे पास एक्सेस हो गई। अब E1 E2 E3 E4 ये चारों फेजर्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। यहाँ पे E1 के लिए 0 डिग्री एंगल है, तो 0 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे, ये हो गया E1 बार। E2 है 8 by root 2 एंगल पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 180 by 3 दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे E2 बार, ये है 60 डिग्री। E3 बार है 4 by root 2 एंगल ऑफ माइनस 5 by 6, पाई बाय 6 मतलब 180 by 6 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पे E3 बनेगा, ये होगा E3 बार, ये है 30 डिग्री। और E4 है 6 by root 2 एंगल ऑफ 3 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 कितना होता है 180 into 3 by 4 that is 540 upon 4 135 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री पे 6 by root 2 की एक लाइन बनेगी, ये हो गया 90, 90 के बाद 45, तो एकदम सेंटर पे बनाएंगे, ये हो गया E4 बार। एंड लेट्स से ये है 135 और ये है 45, तो इसको इस साइड में 45 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज है, एक ही बात है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये है हमारा ओरिजिनल फिगर फेजर डायग्राम। ठीक है, ये हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर दो क्वांटिटीज नेगेटिव में कही गई है, एक E2 और एक E4। आपको E2 और E4 को अपोजिट में प्लॉट करना होगा आगे प्रोसीड करने से पहले। अपोजिट का मतलब है कि अभी ओरिजिनल उनकी पोजीशन जहां है उस पोजीशन के जस्ट अपोजिट साइड में सेम लाइन को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले एक्सेस बनाएंगे, इसी के बराबर में बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सेस हो गई। उसके बाद प्लॉटिंग करनी है, तो E1 और E3 के साथ कोई चेंज नहीं होगा, E1 और E3 एज इट इज जहां थे वहीं रहेंगे, E1 बार एंड E3 बार 30 डिग्री। E2 यहाँ पर बना हुआ है, उसको जस्ट अपोजिट साइड में प्लॉट करना है। अपोजिट साइड में प्लॉट करने के लिए ये कहाँ आएगा, ब्लू लाइन से बना लेते हैं पहले, यहाँ डॉटेड लाइन से, तब उसको हम फाइनल कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा अपोजिट साइड में। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा इस बार, तो इसको प्लॉट किया, ये एंगल है 60 डिग्री का और ये हो गया हमारा E2 बार। सिमिलरली E4 को भी हम प्लॉट करेंगे। E4 को अगर आप अपोजिट में प्लॉट करेंगे तो वो
डॉटेड लाइन से यहाँ कहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे लाइन है, 45 डिग्री पे लाइन है, तो 45 डिग्री पर भी यहाँ इस साइड में एक लाइन खींचेंगे E4 बार, ये है 45 डिग्री, ये है ओमेगा। तो सेकंड वाला जो फिगर हमने बनाया है, फेजर बनाया है, इस सेकंड वाले फेजर के अकॉर्डिंग ही आप आगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशंस ना करते हुए सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू बता देता हूँ ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। एक्स कंपोनेंट आपको मिलेगा 13.71 डिवाइड बाय √2, ठीक है, और y कंपोनेंट का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, y कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.71 डिवाइड बाय √2, ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे। एंड फाइनली जब आप RMS वैल्यू निकालेंगे ऑफ ER, ठीक है, नॉट इन कैपिटल ER, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ER, ये बन जाएगा √ ऑफ 13.71 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 13.71 का होल स्क्वायर, और बाहर कॉमन आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, यू विल गेट 19 वोल्ट्स अपॉन √2, ये आपको मिलेगा। सिमिलरली tan phi आप निकालेंगे y/x से, tan phi y/x से आपको सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस ऑफ 0.9606। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हमने किया है, ये 71 नहीं है, ये 17 है। ठीक है, ये आपको मिलेगा tan phi y/x दैट इज माइनस 0.9606 एंड you will get phi is equals to tan inverse of minus 0.9606, that will be equals to minus 43.8 degree, and the final solution, the equation will be 19 sin omega t minus 43.8 degree. That's it. This is final answer. Correct? तो ये जो हमने 3 एग्जाम्पल्स अभी किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए पूछा जाता है, और बहुत इजी होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनको आपको मैथमेटिकली ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस तरह से पूछा जाएगा, या तो सिर्फ एडिशन पूछा जाएगा या फिर कुछ इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आपको परफॉर्म क्या करना है, तो आपको इस तरह से उसको परफॉर्म करके फाइनली आंसर को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अभी तक हम अगर देखें तो हमने सीख लिया है फेजर फॉर्म बनाना, फेजर बनाना, फेज डिफरेंस बनाना। फेजर डिफरेंस और इन सब की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी का साइन फंक्शन या उसका फेजर और एक दूसरे में वाइस वर्सा क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो उनको एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। सो इस लेक्चर के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे और कुछ टॉपिक्स आएंगे जो एसी सर्किट से रिलेटेड है, राइट। तब तक आप इसी लेक्चर को अच्छे से देखिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए, इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिए, खुद से करिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद हम अगले आने वाले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।